वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपके लिए लेकर आया हूं आज के करंट अफेयर्स का सेशन। और दोस्तों, आज है 29 जुलाई और हम लोग आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ होगा आपका प्यारा सा मैप ऑफ द डे। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने मैप ऑफ द डे के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगता होगा। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन के अंत तक जरूर बने रहिए। आपको कुछ ना कुछ नया जरूर रोज़ याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ये बात तो आपको पता ही है कि नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट नॉट अ ऑर्डर, ओके। और फिर जो पुराने लोग हैं वो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मैप ऑफ द डे के साथ। चलिए मैप की ओर। दोस्तों, ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को पढ़ना है एशिया के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से एशिया के बारे में पढ़ सकें। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने हाजिर है हमारा एशिया कंटिनेंट, जिसमें कि हमारा प्यारा भारत है, बदमाश चीन है, बदमाश पाकिस्तान है। इन सब के बारे में डिटेलिंग से हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एशिया का ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है ना, कि एशिया को क्या क्या कहा जाता है, एशिया क्या लोकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों, एशिया जो है आपको तो पता ही होगा कि सबसे बड़ा कंटिनेंट है ना। एरिया वाइज भी सबसे बड़ा कंटिनेंट है, जनसंख्या में भी मान लीजिए तो एशिया में पूरे विश्व का 65% जनसंख्या निवास करती है। और वो भी काहे नहीं, चाइना इंडिया वगैरह तो एशिया में ही बसता है, ठीक है। चलिए, तो एशिया के लिए ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखना ही है कि सबसे बड़ा जनसंख्या में भी और एरिया वाइज भी, ठीक है। एशिया को दोस्तों महान धर्मों की भूमि भी कहा जाता है, ओके। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया को मानव घर भी कहा जाता है, किस लिए भाई, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ओके भाई। विषमताओं का महाद्वीप भी बोला जाता है एशिया को, ये सब नोट करते जाइएगा, ठीक है। एशिया को विषमताओं का महाद्वीप भी बोला जाता है, ओके भाई। प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली भी एशिया को बोला जाता है, ओके। और एशिया को मतलब एशिया की जो नदी है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि चाइना में कुछ नदी हो गई, इंडिया में कुछ नदी हो गई, इधर फिर ईरान वगैरह में, इराक वगैरह में कोई नदी हो गई। तो ये सब बहुत सारी ऐसी नदी है जिसके किनारे बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं बसी थी। तो इसलिए एशिया महाद्वीप की नदी को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, ठीक है भाई, सभ्यताओं का पालना। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया। एशिया तो सबसे बड़ा एरिया वाइज है ही महादेश, लेकिन इसमें लगभग दोस्तों यदि आप लोग ध्यान रखिएगा तो 29.9%, मतलब कि लगभग 30% पूरे वर्ल्ड का जो है ना एरिया, वो एशिया में ही है, ठीक है। बाकी फिर भूत एवं भविष्य का महाद्वीप भी एशिया को ही बोला जाता है, ओके। तो इतनी सारी बातें एशिया को बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो ओवरव्यू हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे आज, और फिर कल से शुरुआत करूँगा देशों के साथ साउथ एशिया के बारे में, ठीक है। साउथ एशिया में कितने कंट्री आते हैं ये मैं चर्चा करूँगा, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे कल से साउथ एशिया के एक एक कंट्री के बारे में। तो दोस्तों, साउथ एशिया में लगभग क्या टोटल 8 देश आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन सा। शुरुआत करते हैं आप लोग अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये अफ़गानिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान सेकेंड, ओके। फिर इंडिया आपको दिख रहा है 3 हो गया, नेपाल 4, भूटान 5 हो गया, ठीक है भाई। फिर बांग्लादेश 6 हो गया, फिर श्रीलंका 7 हो गया, फिर मालदीव 8 हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया में म्यांमार नहीं आता है, ओके। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और इसका संगठन एक है दोस्तों, जिसको आप लोग सार्क के नाम से जानते हैं ना, SAARC, सार्क के नाम से। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे कल से अफगानिस्तान के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार, ओलंपिक से संबंधित, कि तुर्कमेनिस्तान की किस 21 वर्षीय महिला भारोत्तोलक ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। वो अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है, ओके दोस्तों। आपके ऑप्शन है शरत कमल, पोलिना गुरथेवा, मिकिको अंदोह और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोलिना गुरथेवा। ये है पोलिना गुरथेवा, जो कि तुर्कमेनिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी है ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है पोलिना गुरथेवा। इन्होंने भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीता है, जो कि मीराबाई चानू भी इसी क्षेत्र में जीती थी, ठीक है दोस्तों।
चलिए, अच्छा मैं थोड़ा सा एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कल मैं ऐसे ही रैंकिंग चेक कर रहा था मेडल टैली में कि किसको कितना मेडल्स मिला है। तो फर्स्ट पर दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि फर्स्ट पर एज यूजुअल चाइना था, सेकेंड पर अमेरिका था, ठीक है। फिर इसी तरह से रसिया भी था। रसिया तो अपने देश के नाम से नहीं खेल रही है, तो आपको पता ही होगा। बाकी दोस्तों मैं इंडिया की रैंकिंग चेक कर रहा था, तो वर्तमान में इंडिया की रैंकिंग 41 थी, समझे। तो ये हमारा हाल है ओलंपिक्स में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम टू प्रोवाइड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। आपके ऑप्शन है दोस्तों वेस्ट बंगाल, ओडिशा, यूपी और बिहार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके इनके अंतर्गत ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की गई है। किस लिए भाई? ताकि प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि हाल ही में नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका किस खेल से संबंध था? रिसेंटली नंदू नाटेकर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 88। ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? आपके ऑप्शंस थे दोस्तों क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से था दोस्तों, ठीक है। मतलब ये पहले बैडमिंटन खेलते थे, अब इनकी एज हो चुकी थी तो इसलिए अब ये चल बसे। ओके, इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए IMF का नया GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? What is IMF's new GDP growth forecast for India in financial year 2021-2022? आपके ऑप्शन है दोस्तों 8.7%, 9.5%, 10% एंड 10.5%। देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9.5%। ओके, तो IMF थोड़ा सा कट किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। शुरू में उसने बहुत ज़्यादा बताया था दोस्तों, करीब 12.5% के आसपास बताया था, फिर उसने कट कर 9.5% कर दिया। क्यों? कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए, ठीक है। अब अगले प्रश्न को इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं, तब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि IMF ने 27 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है, ठीक है भाई। पूर्वानुमान पहले के अनुमानित 12.5% आर्थिक विकास से कम है, क्योंकि कोविड-19 महामारी की घातक दूसरी लहर ने भारत की आर्थिक सुधार को काफ़ी प्रभावित किया है। हो सकता है दोस्तों कि फिर से यदि बाय द वे तीसरी लहर आती है, इसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि आती है तो फिर से कम ज़्यादा ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा सऊदी अरब का दिमाग खराब हो गया है, उसके बारे में जानते हैं कि किस देश ने भारत सहित रेड लिस्ट वाले देशों में जाने वाले नागरिकों के लिए 3 साल के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है। विच नेशन हैज अनाउंस्ड अ 3-year ट्रैवल बैन फॉर सिटीजन्स विजिटिंग रेड लिस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों UAE, UK, सऊदी अरब और चाइना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सऊदी अरबिया, ठीक है। सऊदी अरब ने उन नागरिकों के लिए 3 साल की यात्रा प्रतिबंध और भारी दंड की घोषणा की है जो देश की जो लाल सूची में शामिल देशों की यात्रा करते हैं। और इस सूची में भारत, ईरान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, वियतनाम, वेनेजुएला, ईरान, तुर्की, यमन और आर्मेनिया जैसे देश शामिल हैं, ठीक है। तो यदि सऊदी अरब के कोई लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो इधर नहीं आइएगा, नहीं तो 3 साल की यात्रा प्रतिबंध है आप पर, और आप पर भारी जुर्माना और भारी दंड भी हो सकता है। ये सिंपल सा बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के चंद्रमा पर जलवाष्प का पहला प्रमाण खोजा है? हब्बल स्पेस टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर ऑन विच प्लैनेट्स मून? आपके ऑप्शन है दोस्तों सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जुपिटर। तो दोस्तों हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने जुपिटर के चंद्रमा पर, कहने का मतलब है जुपिटर के सैटेलाइट पर, जो नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर का है, कौन सा भाई, गैनीमेड पर, उसके वातावरण में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है। दोस्तों चंद्रमा इसलिए बोला जाता है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई चंद्रमा का मतलब होता है सैटेलाइट, उपग्रह। तो ये जो जुपिटर का उपग्रह है, ठीक है, गैनीमेड, इस पर हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा, ये तो मैं उल्टा बोल दिया, हाँ, तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से गैनीमेड पर जलवाष्प का पहला सबूत खोजा गया है। ये सिंपल सा बात था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गैनीमेड जो है जुपिटर का उपग्रह है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं
ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है? विच स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च देवारण्य स्कीम टू प्रमोट आयुर्वेदा? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को साफ साफ समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि मध्य प्रदेश ने आयुष को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। ठीक है भाई, यह योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ये बात भी सही है। देवारण्य योजना के माध्यम से प्रदेश में आयुष दवाओं में के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी और इस कार्य में स्वयं सहायता समूह भी अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है भाई, तो मेन रूप से इसका मोट्टो है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिले और साथ ही साथ आयुष को भी बढ़ावा मिले। ठीक है, ओके भाई, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? विच यंग प्लेयर हैज वॉन द नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल? आपके ऑप्शन है दोस्तों बंतिका अग्रवाल, पद्मिनी राउत, तान्या सचदेव और ध्यानी दाबे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बंतिका अग्रवाल। दिल्ली की रहने वाली है और इन्होंने ऑनलाइन नेशनल वुमेन्स चेस टाइटल को अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चेस से रिलेटेड प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई? दोस्तों आपके ऑप्शन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस और फिर विश्व जनसंख्या दिवस और फिर ए और बी दोनों। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों। और ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में आपसे जरूर पूछता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। बाकी दोस्तों इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसके बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिए, वो वीडियो अवेलेबल है। ओके, तो आपकी काफ़ी नॉलेज इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र का 12वां संस्करण शुरू होने वाला है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? द 12th edition of the joint military exercise Indra is about to begin. This exercise is conducted between India and which country? ओके दोस्तों, आपके ऑप्शंस क्या है? आपके ऑप्शन है यूएस, रूस, यूके और फ्रांस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि रूस। रूस के साथ आपको पता होगा जो एक्सरसाइज इंद्र है ये रूस के साथ किया जाता है ना? पता आपको नहीं पता है तो इसके बारे में जानिए कि भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण जिसे एक्सरसाइज इंद्र भी कहा जाता है, ये 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वोल्गाग्राड में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करेगा। ओके, ये तो इसकी बहुत सारी बातें होगी, उससे हमको मतलब नहीं है, बस आपको ये याद रखना है एक्सरसाइज जो इंद्र है ये भारत और रूस के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना? शायद ये प्रश्न ऊपर हो चुका है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर? सेम है। आपके ऑप्शन से दोस्तों पुरी, भुवनेश्वर, रांची और भोपाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुरी। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए फेमस है, इसी महीने रथ यात्रा भी हुआ था। ठीक है, तो इसी शहर में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ओके, ओडिशा के पुरी में। चलिए बाकी देख लेते हैं। पुरी भारत का पहला शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अब वाटर फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसने पुरी के लोगों को सीधे नल से गुणवत्तापूर्ण पेयजल एकत्र करने में सक्षम बनाया है। अब से लोगों को पीने के पानी को स्टोर करने या फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, देखते हैं कब तक चलेगा। दोस्तों इनके बारे में मैं चर्चा कर ही चुका हूं, लेकिन फिर से जान लीजिए कि किस देश की मोमीजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई है? विच कंट्रीज मोमीजी निशिया हैज बिकम द यंगेस्ट ओल्ड मेडलिस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियन इन हिस्ट्री? आपके ऑप्शन है दोस्तों चीन, यूएस, श्रीलंका और जापान। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, जापान।
तो जापान की एथलीट है दोस्तों मोमिजी निशिया, और इन्होंने मात्र 13 साल, ठीक है, 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं के स्केट बोर्डिंग उद्घाटन में स्वर्ण जीता। मतलब कि मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जो स्केट बोर्ड वाला गेम है ये ओलंपिक में पहली बार हो रहा है, ठीक है। ब्राज़ील की राइसा लील 13 वर्ष 203 दिन ने रजत, और जापान की फुना नकायामा ने कांस्य पदक जीता, ठीक है भाई। तो सब कम कम साल के ही है, मात्र 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत गई है। 13 साल की उम्र में भारत में कोई उतना खेलने की सोचता भी नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर, जो आपसे पूछा गया था दोस्तों कि भारत ने 2016 के रियो ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते थे, और आप लोगों ने सही सही जवाब भी दिया था कि 2 गोल्ड मेडल जीते थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज फिर क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और देखते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। आपके ऑप्शन है दोस्तों गैनीमेड, यूरोपा, टाइटन और मून। ओके, तो आपके जो भी सही उत्तर है इन चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ज्ञानार्जन करते रहिए। मैं शिवम मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। शिवम साइनिंग ऑफ। टेक केयर। बाय।